बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स करनी है ग्रुप से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि शो दैट दी सेट, यानी कि ये जो आपके पास जी सेट दिया हुआ है वो कहता है इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको मैंने ये बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को ग्रुप प्रूव करते हैं तो हमारे पास उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें सेटिस्फाई करवानी होती है। फर्स्ट हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये चारों प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई करवानी है, लेकिन सेट में उसने जस्ट एक एलिमेंट दिया 2 k और आगे k की जो हमारे पास उसने आगे वैल्यूज दी हुई हैं वो 0 +-1 +-2, यानी कि k आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। सेट ऑफ इंटीजर से आप कोई भी वैल्यू k की ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता हूँ कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी। देखें हमारे पास उसने एलिमेंट दिया 2 k और k की नोटेशन दिया 0 +-1 +-2। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि k1 और k2 जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास z से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस सारे वैल्यूज़ की जगह पे ये लिख दूँ कि ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख दें। जब आप इस तरह लिखेंगे क्योंकि k1 की वैल्यू हो सकता है आपके पास 2 हो, 3 हो, k2 की वैल्यू आपके पास 5 हो, 4 हो, यानी कि कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव करना है। तो देखें मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2k1 और 2k2 ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, g से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, क्या इनका हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी g से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर वो भी g से बिलोंग कर गया यानी कि उसकी डिफाइनिंग इस तरह के एलिमेंट की बन गई, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 2k1 2k2 इज इक्वल टू, जब दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगी 2k1 + k2। अब अगर देखें, अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं तो वो 5 हो जाता है। अगर मैं 5 और 6 को ऐड करूं वो आपके पास 11 हो जाता है। यानी कि चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे आपके पास पॉजिटिव नंबर हो, तो हमारे पास ये जो दोनों ऐड होके ये इस तरह बन जाएगा 2k3 जो कि कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, g से बिलोंग कर जाएगा, यानी कि इसकी डिफाइनिंग भी इस तरह हो गई। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास सेकंड जो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 एलिमेंट्स ले ले, मैं ले लेता हूँ 2k1 2k2 2k3 जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, g से। तो आपने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करवानी है। जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाती है। किस तरह, या आप इस तरह कर ले, आपके पास क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि AB × C इज इक्वल टू A × BC, यानी कि ये आपके पास आपने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है। 2k1 2k2 और आपके पास बाहर आ जाएगा 2k3 और यहाँ पे आ जाएगा 2k1, यहाँ पे अंदर 2k2 2k3, इस तरह आपके पास अंदर एलिमेंट। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास 2k1 और k2 मिलके कोई आपके पास ये k4 बना देगा, 2k4 क्योंकि k3 आपने यूज कर लिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2k3। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 2k1 ये मिलके आपके पास 2k4 बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2k आपके पास क्या आ जाएगा, कोई मैं 5 का नाम दे देता हूँ, इसको भी नाम दे दे 2k5। एक तो इनका आंसर इक्वल आ गया और दूसरे नंबर पे ये कहाँ से बिलोंग करके, g से। तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद बात आती है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट हम इस तरह करते हैं कि उसे किसी भी एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो उसका आंसर होता है वो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो हम कहते हैं आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो लेफ्ट साइड से आप करवा दें चाहे वो उसे आप राइट साइड से करवा दें। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह आएगा, देखें उसने जो k की नोटेशन दिया है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी आएगा तो उसमें मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास एक तो 2k1 जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
जी से। मैं साथ ये भी लिख सकता हूँ 2⁻0 जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से। अब देखें 0 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि देखें आपके पास जो k है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, g से, और g कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो हम k की वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास आइडेंटिटी भी यहाँ पे बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस 2⁻0 को आप e भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह। अब e डॉट 2⁻k1 कर लें या 2⁻k1 e डॉट कर लें, तब भी आपके पास 2⁻k1 ही आएगा जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, g से। तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि 2⁻0 होगा। आप इसे e भी लिख सकते हैं, 2⁻0 भी लिख के बता दें साथ कि ये भी आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इन्वर्स की। तो इन्वर्स में देखें, अब मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ 2⁻k ही ले लेता हूँ, k1 ले लेता हूँ जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, g से। अब जो इसका इन्वर्स होगा हमें ये पता है 2⁻k1 का जो इन्वर्स होता है 1/2⁻k1 होगा, क्योंकि तब जाके हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आएगी ना। अब अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ 2⁻k1, इसे ऊपर लेके जाऊँ -k1, अब देखें आपके पास ये माइनस का k1 हो गया। आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास k की वैल्यू 1 है तो -1 भी होगी, अगर 2 है तो -2 भी होगी, अगर 3 है तो -3 भी होगी। इसी तरह अगर k1 की मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ वैल्यू 3 है तो साथ -3 में तो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो वो भी लिख सकता हूँ। और इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और आइडेंटिटी को आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻0। ये तो मैंने आपके पास राइट साइड से उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई किया, आप लेफ्ट साइड से भी करेंगे, यानी कि दोनों 1/2⁻k1 और साथ यहाँ पे लिखते हैं 2⁻k1। यहाँ आ जाएगा 2⁻−k1 और 2⁻k1, और ये आपके पास आइडेंटिटी इज इक्वल टू 2⁻0, यानी कि आपके पास आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई और यहाँ पे हर एलिमेंट का इन्वर्स भी आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है कि आपके पास अगर कोई भी ग्रुप है तो उसमें चाहे आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके 2 पार्ट हैं, चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहे इन्वर्स, हर एलिमेंट, हर ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो भी एक ही होती है और हर ग्रुप का जो इन्वर्स होता है वो भी यूनिक ही एग्जिस्ट करता है। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। मैं ये कहता हूँ कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, फर्स्ट पे हम ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रूफ में मैं लिखता हूँ कि हमारे पास 2 आइडेंटिटी हैं। सपोज दैट E1 एंड E आर 2 आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि हमारे पास E1 और E, मैंने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास 2 आइडेंटिटी हैं। हमने क्या प्रूव करना है, वी प्रूव दैट, यहाँ पे लिख दें वी प्रूव दैट E1 इज इक्वल टू E। बेसिकली हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि दोनों आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी नहीं है बल्कि यूनिक है। मैंने सपोज किया कि हमारे पास 2 आइडेंटिटी है, यानी कि उसके उलट सपोज कर दिया। अब अगर मैं कहता हूँ कि सपोज E1 आइडेंटिटी, यानी कि मैं अगर कहता हूँ सपोज E1 इज आइडेंटिटी, जब आपके पास E1 आइडेंटिटी मैं सपोज कर लेता हूँ तो देखें मैं E1 को E के साथ अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँ या E1 करूँ तब भी आपके पास क्या आंसर आएगा, E ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखें आपके पास जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम किस तरह लेते होते हैं कि हमारे पास, या आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह इसे नहीं लिखना चाहते तो देखें आप इसको इस तरह लिख लें कि किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसा कि देखें E1 को अगर मैंने आइडेंटिटी मान लिया तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं E1A, या आप E1 इज इक्वल टू आपके पास A ही आंसर आएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में और की कंडीशन लिख लें, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें। अब देखें मैंने कब जब E1 को आइडेंटिटी, साथ आप ये भी बता दें फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यानी कि A आपके पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, G से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि सपोज दैट आपके पास सपोज E इज आइडेंटिटी, यानी कि अब मैंने ये सपोज कर लिया कि आपके पास E1 तो आइडेंटिटी नहीं, अब E आइडेंटिटी है। जब E आइडेंटिटी है तो यही चीज़ दोबारा लिख देता हूँ E1, या आप इस तरह लिख दें E1 E इज इक्वल टू आपके पास E1 आएगा, क्योंकि जब मैंने आइडेंटिटी E को माना तो E1 आंसर आएगा, जब मैंने E1 को माना तो तब आपके पास E आंसर आएगा। अब या इसे आप इस तरह भी लिख दें और की कंडीशन के साथ कि आपके पास EA या AE इज इक्वल टू A, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जब मैं ऊपर वाली 2 इक्वेशन को देखता हूँ, यानी कि इसको और इसको दोनों तरीके से आपको बताया
अगर मैं इसको और इसको देखूं तो आपके पास ये जो चीज़ लिखी हुई है, इधर आपके पास ये चीज़, ये देखें दोनों सेम है, और ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल। ये किसके इक्वल है, E1 के इक्वल। मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ, इसे 2 का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ बाय 1 एंड 2, यानी कि देखें जिस चीज़ के गर्द मैंने सर्कल किया है, यानी कि ये सर्कल वैल्यू और ये सर्कल, ये ई के इक्वल है, ये भी आपके पास E1 के इक्वल है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है। तो हमारे पास ई किसके इक्वल आ जाएगा, E1 के इक्वल आ जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकती हैं, या आप अगर इस वैल्यू से लिखना चाहें तो देखें E1A आपके पास ये लिखा हुआ, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। इधर आपके पास जो ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, EA के इक्वल आ रहा है, यानी कि फिर ये दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये भी ए के इक्वल है और ये भी ए के इक्वल है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ E1A इक्वल टू EA। फिर राइट कैंसिलेशन ला लगाएं तो आपके पास E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, चाहे आप इस मेथड से कर लें जो मैंने ऊपर बताया, चाहे आप नीचे वाले मेथड से कर लें, तो आपके पास दोनों में ये प्रूव हो जाएगा, दोनों आइडेंटिटी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या हो गया, यूनिक। इसी तरह आपने इन्वर्स लेना है, कुछ भी नहीं करना, इन्वर्स में सेम यही प्रोसेस करना है। एक आप, मैं यहाँ पे ये सपोज कर लेता हूँ कि एक हमारे पास ए है इन्वर्स और एक उसको नाम दे देते हैं ए प्राइम इन्वर्स का। उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ए जो है वो ए इन्वर्स के क्या है, इक्वल। सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ कि हमारे पास ए जो है वो इन्वर्स है। जब मैं ए को इन्वर्स बोलता हूँ तो हम यहाँ पे अगर ए और ए प्राइम करते हैं, या यहाँ पे हम ये करते हैं कि ए प्राइम और ए करें, क्योंकि इन्वर्स है, तब हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। अब मैं ये एक मेथड से ही समझा देता हूँ यहाँ से, यानी कि इन्वर्स की बात कब, जब हमारे पास, मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास ए इन्वर्स है, तब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। मैं अब सपोज करता हूँ कि हमारे पास ए इन्वर्स नहीं है, अब ए इज इन्वर्स, ए प्राइम इज इन्वर्स, यहाँ पे आइडेंटिटी की जगह पे आप लिख दें इन्वर्स, यानी कि इस तरह, और फिर इस आइडेंटिटी की जगह पे भी क्या लिख दें, इन्वर्स लिख दें इस तरह। अब अगर देखें तो आपके पास, अब मैं सपोज किया ए प्राइम हमारे पास इन्वर्स है, तो अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए प्राइम ए या ए प्राइम, आंसर क्या मिलेगा, हमारे पास आइडेंटिटी ही मिलेगा। अगर देखें तो हमारे पास ये जो ई है और ये ई, इसमें अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी ई के इक्वल है और ये चीज़ भी आपके पास ई के इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी आपके पास इक्वल होंगी। जब ये आपके पास दोनों इक्वल हैं तब भी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह इसको नहीं लिखना चाहते, अगर आप देखें तो ये चीज़ और ये चीज़, ये भी आपके पास इक्वल बन रही हैं। या आप अगर इसी मेथड से, यानी कि जो दूसरा आपके पास मेथड किया हुआ है, अगर आप उसके मुताबिक लिखना चाहते हैं तो फिर आप एक थर्ड एलिमेंट ले लें। थर्ड एलिमेंट कैसे देखें, अब मैंने कहा कि ए इन्वर्स हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, यहाँ पे ए प्राइम और ए ये भी आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। जब ये आपके पास दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब आपके पास ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और फिर आपके पास ये दोनों भी इक्वल होंगे, फिर आपके पास ये वाले दोनों भी इक्वल होंगे। जब आपके पास ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो आप किसी से भी लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाएं या राइट कैंसिलेशन ला लगाएं, तो आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि A इज इक्वल टू ए इन्वर्स आ गया। जिस तरह आपने अभी पीछे किया था कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या आता है, यूनिक आता है। इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बाजू का अक्सर पेपर में भी वो पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद बात आती है जी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि लेट G बी अ ग्रुप देन शो दैट, यहाँ पे आपके पास कहता है G इज अबिलियन if and only if a b whole square is equal to a square b square for all a b belongs to G। मतलब कि उसने कंडीशन क्या दी है कि G is abelian, यानी कि आपने इसे अबिलियन मान के चलना है। if and only if आगे आपके पास वो ये कहता है कि a b whole square इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि इस कंडीशन के मुताबिक आपने इसे लिखना है। एक दफ़ा बिलियन मान के चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, एक दफ़ा ये मान के चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास सपोज दैट हमारे पास ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी और ए बी, इस तरह इसको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए उसके बाद बी
बी, यानी कि ये इसे अलग अलग इसे भी करके लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट कैंसिलेशन की बात करता हूँ कि ये अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाता हूँ तो ए के साथ कैंसिल, तो बाकी बच गया बी ए बी इज इक्वल टू ए बी बी। अब अगर मैं यहाँ पे राइट कैंसिलेशन ला कहता हूँ तो हमारे पास राइट में ये बी ख़त्म हो जाएगा, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। देखें ये अबिलियन की कंडीशन आ गई जो कि हमने प्रूव करना था। अब हमने सपोज ये करके चले थे, प्रूफ क्या करना था कि जी बिलियन है। अब मैं जी को बिलियन सपोज करके चलूँगा और हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अब देखें कन्वर्सली जो होगा वो बिल्कुल इसका आप रिवर्स प्रोसेस कर दें। किस तरह? अब आपने कन्वर्सली में सपोज किया कि आपके पास बी ए इज इक्वल टू ए बी, यानी कि वो अबिलियन है। अब क्या करता हूँ मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड पे, इधर भी ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं राइट साइड पे बी मल्टी, जैसे आपने वो ख़त्म किया था वैसे आप इसमें ऐड कर दें। मैं राइट साइड पे बी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए बी और यहाँ पे ए बी। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए बी होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपके पास प्रूव हो जाएगा जो कि उसने यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा था। यानी कि पहले मैं बिलियन लेके चला हूँ और पहले मैं ये कंडीशन लेके चला हूँ, उससे बिलियन प्रूव किया, फिर मैं बिलियन लेके चला हूँ, उससे ये वाली कंडीशन प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में। वो ये कहता है इफ G is an abelian group then show that a b whole power n is equal to a raised to power n b raised to power n। वो यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपके पास G एक अबिलियन ग्रुप हो तो आप यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं कि आपके पास ये भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n। यानी कि ये आपने सेटिस्फाई करवाना है कि ये कंडीशन आपके पास होल्ड कर दिया। तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि n हमें नहीं पता क्या चीज़ है, n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, हमें इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो इसे हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे। आपने ये पहले भी किया होगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडक्शन। तो सबसे पहले देखें भाई मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम उस चीज़ को n इज इक्वल टू 1 के लिए सपोज करते हैं, प्रूव करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k के लिए हम उसे सपोज करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम उसे दोबारा प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैं इसका केस 1 लिखता हूँ। केस 1 में मैं लिखता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास n इज इक्वल 1 के लिए हम इसे क्या करते हैं कि सेटिस्फाई होता है या नहीं। अब मैं n को 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी फॉर n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इज ट्रू, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर आपको क्या मिल गया, ट्रू आंसर मिल गया, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। उसके बाद अगर मैं केस 2 की बात करूँ तो केस 2 में फॉर n इज इक्वल टू k इज आल्सो ट्रू, या आप इसे यहाँ पे सपोज कर लें कि सपोज फॉर n इज इक्वल टू k इज आल्सो ट्रू, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब k के लिए ट्रू मैंने लिख दिया तो ए बी होल पावर k इज इक्वल टू ए रेज टू पावर k बी रेज टू पावर k, यानी कि मैंने उसे अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब जो थर्ड केस होता है उसमें आपने ये सेटिस्फाई करवाना होता है वी प्रूव दैट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि आपने k प्लस 1 के लिए उसे प्रूव करना होता है कि क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। इसके लिए आपने क्या प्रूव करना होता है, ए बी होल पावर k प्लस 1 को इक्वल प्रूव करना होता है a रेज टू पावर k प्लस 1 और b रेज टू पावर k प्लस 1, यानी कि इसके आपने इक्वल प्रूव करना है। इसको लेके चलेंगे हम, ये प्रूव करेंगे। अब मैं ये कंडीशन लेके चलता हूँ तो a b होल पावर k प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर k प्लस 1, इसे लिख सकता हूँ b रेज टू पावर k प्लस 1। अगर देखें तो मैं इसको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। किस तरह, इसे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ a और a रेज टू पावर k, इसी तरह मैं इसे लिख दूँ b और b रेज टू पावर, हमारे पास ये इस तरह नहीं प्रूव होगा क्योंकि ये तो सिंपल इसका सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ गया, हमने ये बेसिकली ये प्रूव करना है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि ए बी अलग से और उसके बाद यहाँ पे ए बी होल पावर
की, यानी कि इस तरह हम इसे प्रूव करेंगे। वो तो सीधा सीधा आंसर आता है, जो वो तो हमने प्रूव करना होता है। तो अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो बाय सेकंड, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दें, इसे 1 का नाम दे दें। तो बाय 2 इक्वेशन जो आपके पास है इसके मुताबिक ये इस तरह ओपन कर सकते हैं। तो इसको अब आप ओपन कर लें, ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए रेज टू पावर के, बी रेज टू पावर के। अब देखें हमारे पास उसने ग्रुप क्या दिया हुआ था, बिलियन। जब ग्रुप बिलियन है तो हमने कहा था ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए के और बी, यानी कि बी ए रेज टू पावर के को मैंने उलट कर दिया, बी इधर चला जाएगा, बी बी रेज टू पावर के हमारे पास इस तरह आ जाएगा। साथ आप बता देंगे कि जी हमारे पास बिलियन दिया हुआ है। अब ए रेज टू पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के प्लस 1 आ जाएगा, और बी मल्टीप्लाई होगा तो के प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास प्रूव हो जाएगा कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये बात आपके पास सही है। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन तो बेसिकली यहाँ तक ही होता है। इसके 3 केस आपने प्रूव करने होते हैं, इनके फर्स्ट प्रूफ, सेकंड सपोज और थर्ड भी आपने क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें n का नहीं पता कि n हमें क्या दिया हुआ, तो आप यहाँ पे बेसिकली अगर प्रूव करना चाहें तो इसे 0 के लिए भी प्रूव कर लें। आप इसके ये 4 केस कर लें, बहुत होंगे। 0 के लिए कैसे, मैं अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ और यहाँ पे भी 0 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। और जिसकी पावर आप 0 लेते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और ये भी आपको आंसर क्या देगा, 1 ही देगा। तो ये 0 के लिए भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे 2-3 थ्योरम रहती हैं वो कंप्लीट करके फिर आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सब ग्रुप। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।